तो जितनी भी घूमने वाली मशीनें हैं, उनमें पावर एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है? ये इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बुनियादी सवाल है ना? और इसका जवाब छिपा है एक छोटे से पुर्जे में, जिसे कहते हैं शाफ्ट कपलिंग। चलिए, आज इसी जरूरी कंपोनेंट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये जो कपलिंग्स होते हैं ना, ये आपको हर जगह मिलेंगे। बड़े बड़े पावर प्लांट से लेकर भारी भरकम कंस्ट्रक्शन मशीनरी तक। सच कहूं तो ये हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रियल दुनिया के वो गुमनाम हीरो हैं जो चुपचाप सारा काम करते रहते हैं, पावर को जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचाते हैं। अब इस पूरे सिस्टम में हीरो है हमारा फ्लेक्सिबल कपलिंग। देखिए, इसका काम सिर्फ पावर ट्रांसफर करना नहीं है, इसका एक और बहुत ज़रूरी काम है। शाफ्ट के बीच जो थोड़ी बहुत ऊंच नीच या कहें कि मिस अलाइनमेंट हो जाता है, उसे संभालना, और इसी की वजह से मशीनें एकदम स्मूथ चलती हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम कपलिंग की दुनिया से जुड़ेंगे, फिर इनके दो मेन परिवारों के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं और सही कपलिंग चुनने के लिए क्या क्या देखना पड़ता है। फिर हम कुछ मेन ऑप्शंस की तुलना करेंगे और आखिर में समझेंगे कि अपने काम के लिए सबसे सही चुनाव कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सारी कपलिंग्स एक जैसी नहीं होती। मोटे तौर पर इन्हें दो बड़ी फैमिलीज में बांटा जा सकता है। एक है इलास्टोमेरिक और दूसरी है मेटालिक। और हाँ, दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं। इलास्टोमेरिक और मेटालिक कपलिंग्स में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इनके मटेरियल का। इलास्टोमेरिक कपलिंग्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, रबर जैसे लचीले मटेरियल से बनते हैं, तो ये शॉक और वाइब्रेशन को सोखने में बहुत अच्छे होते हैं और इन्हें किसी लुब्रिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी तरफ है मेटालिक कपलिंग्स, जो स्टील जैसी धातुओं से बनते हैं, तो जाहिर है ये ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा पावर झेल सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल तापमान में भी बढ़िया काम करते हैं। अब इन दो बड़ी फैमिलीज के अंदर भी कई अलग अलग तरह के डिजाइन होते हैं, जैसे कि गियर कपलिंग, डिस्क कपलिंग और भी बहुत सारे। और हर डिजाइन की अपनी एक खासियत होती है जो उसे किसी खास काम के लिए परफेक्ट बनाती है। यहाँ कुछ मेन एसकेएफ कपलिंग्स के नाम हैं जिन्हें हम आज देखेंगे। फ्लेक्स टायर है, गियर, टेपर ग्रिड, लैमिनेट डिस्क और भी कई हैं। जैसे फ्लेक्स टायर वाइब्रेशन कम करने में माहिर है, तो यूनिवर्सल जॉइंट बड़े एंगल्स पर भी पावर आसानी से ट्रांसफर कर सकता है। आगे हम देखेंगे कि ये एक दूसरे के मुकाबले कहाँ टिकते। तो अब सवाल आता है कि सही कपलिंग चुने कैसे? देखिए, ये एक लॉजिकल प्रोसेस है जो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कपलिंग चाहिए किस काम के लिए। मतलब हमें कुछ सही सवाल पूछने होंगे। तो चलिए ये सवाल देखते हैं। सबसे पहले पता कीजिए कि पावर का सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर है या कोई इंजन। दूसरा, मैक्सिमम टॉर्क और स्पीड कितनी होगी। तीसरा, शाफ्ट में मिस अलाइनमेंट कितना हो सकता है। चौथा, आसपास का माहौल कैसा रहेगा, मतलब तापमान या केमिकल्स का असर होगा या नहीं। और आखिर में इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कितना आसान या मुश्किल होगा। ये सब सोचना पड़ता है। चलिए अब इन कपलिंग्स का असली टेस्ट करते हैं। हम इन्हें कुछ मुश्किल सिचुएशंस में डालेंगे और देखेंगे कि कौन सा कपलिंग प्रेशर में कैसा परफॉर्म करता है। देखते हैं कौन किस काम में बाजी मारता है। तो पहली चुनौती है सिवियर शाफ्ट मिस अलाइनमेंट, मतलब जब शाफ्ट्स एक सीध में ना हो। और यकीन मानिए ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो ऐसी हालत में कौन सा कपलिंग हमारा साथ देगा? अच्छा, तो इस टेबल को देखिए, साफ पता चल रहा है कि फ्लेक्स टायर और यूनिवर्सल जॉइंट कपलिंग इस मामले में चैंपियन है। फ्लेक्स टायर 4 डिग्री तक का एंगुलर मिसअलाइनमेंट हैंडल कर सकता है और यूनिवर्सल जॉइंट, अरे वाह, ये तो 25 डिग्री तक काम कर सकता है, जो बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ठीक है, मिसअलाइनमेंट की बात हो गई। अब आते हैं अगली चुनौती पर, एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड। देखते हैं कि ऐसी कंडीशन में हमारी चॉइस कैसे बदलती है। यहाँ डेटा बिल्कुल साफ साफ बता रहा है। जो मेटालिक कपलिंग्स हैं, जैसे कि लैमिनेट डिस्क और रिजिड, वो हाई टेम्परेचर के लिए बने हैं। ये 250 डिग्री सेल्सियस तक आराम से काम कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इलास्टोमेरिक कपलिंग्स, जैसे फ्लेक्स टायर, उनकी एक लिमिट होती है। और अब हमारी आखिरी चुनौती, शॉक लोड, मतलब मशीन पर अचानक से पड़ने वाला झटका। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, क्योंकि इसी पर मशीन की सेफ्टी और उसकी लंबी उम्र टिकी होती है। तो शॉक लोड के मामले में कौन बेहतर है? यहाँ देखिए, गियर, ग्रिड और जॉ टाइप कपलिंग्स को अच्छी रेटिंग मिली है, 3 से 3.5 तक। ये रेटिंग बताती है कि ये झटकों को सहने के लिए काफी मजबूत और भरोसेमंद है। तो हमने सारे टेस्ट देख लिए।
अब बारी है इन सब बातों को समेटने की और ये समझने की कि इन सब के बीच सही बैलेंस बनाकर अपने लिए परफेक्ट कपलिंग कैसे चुनें। तो हमने क्या सीखा? सीधी सी बात है, अगर आपको वाइब्रेशन कम करना है या मिसअलाइनमेंट बहुत ज्यादा है और बजट भी देखना है तो इलास्टोमेरिक कपलिंग्स जैसे फ्लेक्स टायर या जॉ एक बढ़िया चॉइस है। लेकिन अगर आपके एप्लीकेशन में हाई टॉर्क, हाई स्पीड या बहुत ज्यादा तापमान है तो आपको मेटालिक कपलिंग्स जैसे गियर या डिस्क की तरफ देखना होगा। और सबसे जरूरी बात, याद रखिए कि कोई भी एक कपलिंग हर काम के लिए परफेक्ट नहीं होता। ये हमेशा एक समझौता होता है। इसीलिए फाइनल फैसला लेने से पहले हमेशा मैन्युफैक्चरर का डेटा जरूर चेक करें। SKF ग्रिड कपलिंग्स। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये आखिर है क्या और कैसे काम करता है। कभी सोचा है, एक बहुत पावरफुल मशीन अपनी ही जबरदस्त ताकत से खुद को नुकसान पहुंचा सकती है? ये एक असली खतरा है, कोई मजाक नहीं। और बस यहीं पर SKF ग्रिड कपलिंग्स की एंट्री होती है। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा है। हम हाई टॉर्क की चुनौती को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ग्रिड कपलिंग इसका क्या समाधान देती है। इसके बाद सही कपलिंग चुनने का तरीका, उसे इंस्टॉल करने के 5 आसान स्टेप्स, इसके अलग अलग प्रकारों की तुलना और आखिर में कुछ सबसे जरूरी इंजीनियरिंग टेकअवेज पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस असल समस्या की जिससे इंजीनियर्स को हाई पावर एप्लीकेशंस में प्रायः रोज जूझना पड़ता है। देखिए, 3 बड़े दुश्मन हैं। बहुत तेज वाइब्रेशन, अचानक लगने वाले झटके यानी शॉक लोड, और शाफ्ट का थोड़ा सा भी अपनी जगह से हिलना जिसे हम मिसअलाइनमेंट कहते हैं। ये तीनों वो अदृश्य ताकतें हैं जो मशीनरी को धीरे धीरे अंदर से कमजोर करती हैं, जिससे प्रोडक्शन रुकता है और मरम्मत का खर्चा आसमान छूने लगता है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार और सरल सा समाधान है, SKF ग्रिड कपलिंग। आइए देखते हैं कि इसका डिजाइन इतना खास क्यों है। 30%? जी हां, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। एक SKF ग्रिड कपलिंग मशीन में होने वाले खतरनाक वाइब्रेशन को 30% तक कम कर सकती है। सोचिए, सिर्फ एक कंपोनेंट लगाने से मशीन की उम्र कितनी बढ़ जाती है। इस कपलिंग की असली जान है इसके अंदर का स्प्रिंग जैसा स्टील ग्रिड। जब भी कोई झटका या वाइब्रेशन आता है तो ये ग्रिड एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और उस सारी विनाशकारी एनर्जी को खुद में सोख लेता है और आपकी कीमती मशीन तक पहुंचने ही नहीं देता। ये डिजाइन सिर्फ मशीन को बचाता ही नहीं बल्कि मेंटेनेंस में लगने वाले समय और पैसे की भी भारी बचत करता है। देखिए, समय के साथ ग्रिड घिसता है, लेकिन इसे बदलना बच्चों का खेल है। आपको पूरी मशीनरी को दोबारा अलाइन करने की कोई जरूरत नहीं, मतलब डाउन टाइम कम और प्रोडक्शन जल्दी शुरू। चलिए अब इस जरूरी सवाल पर आते हैं कि अपनी मशीन के लिए सही कपलिंग का चुनाव कैसे करें। घबराइए नहीं, ये प्रोसेस पूरी तरह से डेटा पर आधारित और काफी सीधा है। सही कपलिंग चुनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ज्यादातर मामलों में बस इन 5 आसान स्टेप्स को फॉलो करना होता है। इसमें जो दूसरा स्टेप है, सर्विस फैक्टर, वो एक तरह का सेफ्टी मार्जिन है जो ये तय करता है कि मशीन पर कितना लोड है और वो दिन में कितने घंटे चलती है। और अगर आपको अपनी मशीन का टॉर्क नहीं पता तो भी कोई चिंता की बात नहीं। आप इस सीधे से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पावर और स्पीड से टॉर्क आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इस बॉयलर फीड पंप के उदाहरण को देखते हैं। कैलकुलेशन के बाद हमें 298.5 Nm की रेटिंग चाहिए थी, लेकिन हमने चुना साइज 1060 जिसकी रेटिंग है 684 Nm, जो हमारी जरूरत से 2 गुने से भी ज्यादा है। ये एक्स्ट्रा कैपेसिटी एक सेफ्टी बफर देती है ताकि कपलिंग अचानक आने वाले ज्यादा लोड को भी आराम से झेल सके। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये स्टैंडर्ड तरीका हर जगह काम नहीं करता। अगर आपकी मशीनरी में बहुत ज्यादा पीक लोड आता है या उसमें ब्रेकिंग सिस्टम लगा है तो बेहतर है कि आप सटीक कैलकुलेशंस के लिए SKF की इंजीनियरिंग टीम से सलाह लें। तो सही कपलिंग चुनना तो बस आधा काम हुआ, असली कारीगरी तो इसे सही तरीके से इंस्टॉल करने में है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस पूरी प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी काम है सभी पार्ट्स को अच्छी तरह से साफ करना। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जरा सी भी गंदगी या धूल बाद में अलाइनमेंट में बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है। अब आता है सबसे नाजुक काम, अलाइनमेंट। यहां पर एक्यूरेसी यानी सटीकता ही सब कुछ है। एक स्ट्रेट एज और फीलर गेज की मदद से यह पक्का करना होता है कि गैप और अलाइनमेंट दोनों ही मैन्युफैक्चरर के स्पेसिफिकेशंस के अंदर हों। यही कपलिंग की लंबी उम्र का राज है। अब बारी है कपलिंग के हीरो की, यानी ग्रिड की।
इसे बहुत धीरे धीरे और एक सॉफ्ट मैलेट यानी नरम हथौड़े से बिठाया जाता है ताकि उस प्रिसिशन से बने स्टील ग्रिड को कोई भी नुकसान न पहुंचे। और आखिर में कवर लगाने से पहले उसे सही मात्रा में ग्रीस से भरना बहुत जरूरी है। ये ग्रीस सिर्फ लुब्रिकेशन ही नहीं देता, बल्कि ग्रिड को जंग से बचाता है और वाइब्रेशन को और भी कम करने में मदद करता है। अभी तक हमने जो देखा वो एक तरह की कपलिंग थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब दायरे को थोड़ा और बढ़ाते हैं और अलग अलग तरह की ग्रिड कपलिंग्स पर बात करते हैं ताकि आप अपनी जरूरत के लिए सबसे सही विकल्प चुन सकें। यहाँ दो मुख्य कवर डिजाइनों में एक सीधा सा चुनाव है। हॉरिजॉन्टल कवर मेंटेनेंस के लिए सबसे आसान होता है, आप ग्रिड आसानी से बदल सकते हैं। वहीं वर्टिकल कवर आपको ज्यादा हाई स्पीड पर मशीन चलाने की क्षमता देता है। तो चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है, मेंटेनेंस में आसानी या हाई स्पीड ऑपरेशन। और ये टेबल, ये तो इंजीनियर्स के लिए बहुत काम की चीज़ है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप अभी किसी दूसरे बड़े ब्रांड की कपलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बिना किसी डिज़ाइन चेंज के सीधे सीधे SKF कपलिंग लगा सकते हैं। आज हम SKF गियर कपलिंग्स की दुनिया में उतरेंगे और समझेंगे कि इन दमदार कंपोनेंट्स को सही तरीके से कैसे चुना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम इन जरूरी इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक बातों से। सबसे पहले आइए उस असल प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं जिसे सॉल्व करने के लिए ये कपलिंग्स बनाए गए हैं। देखिए, भारी उद्योगों में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और वो चुनौती यही है, इतनी जबरदस्त पावर जिसे हम टॉर्क कहते हैं, उसे कैसे ट्रांसफर किया जाए जब मशीनरी की अपनी सीमाएं होती हैं और दो शाफ्ट शायद ही कभी भी परफेक्टली एक लाइन में होते हैं। इसी को मिसअलाइनमेंट कहते हैं। तो सवाल ये है, इससे निपटे कैसे? और इसका जवाब है SKF गियर कपलिंग्स। ये कपलिंग्स अविश्वसनीय रूप से बहुत ज्यादा टॉर्क हैंडल कर सकती हैं, 1.31 मिलियन न्यूटन मीटर तक। ये वाकई में एक मजबूत और भरोसेमंद सॉल्यूशन है। ठीक है, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये करते क्या हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये कपलिंग्स अंदर से कैसे बने होते हैं और इनके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक स्टैंडर्ड कपलिंग में ये मेन हिस्से होते हैं। 2 हब जो सीधे शाफ्ट पर फिट होते हैं, 2 कवर जो अंदर के गियर्स को प्रोटेक्ट करते हैं और लुब्रिकेशन बनाए रखते हैं, और हाँ, एक असेंबली किट जिसमें सील और बोल्ट जैसी जरूरी चीजें होती हैं। हर एक पार्ट का अपना एक बहुत ही जरूरी रोल है। अब ये स्लाइड एक बहुत ही जरूरी अंतर को साफ करती है, डबल बनाम सिंगल एंगेजमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं, डबल एंगेजमेंट कपलिंग पैरेलल और एंगुलर मतलब दोनों तरह के मिसअलाइनमेंट को हैंडल कर सकता है। वहीं सिंगल एंगेजमेंट कपलिंग सिर्फ एंगुलर मिसअलाइनमेंट के लिए बना है। ये एक कॉमन मिस्टेक है, तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल यह है कि अपनी जरूरत के लिए सही कपलिंग कैसे चुनें। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों के लिए एक सीधा साधा प्रोसेस है। ये 5 स्टेप का प्रोसेस आपको बिल्कुल सही रास्ते पर ले जाएगा। सबसे पहले अपने सिस्टम का टॉर्क निकालिए, फिर ऑपरेटिंग कंडीशंस के हिसाब से एक सर्विस फैक्टर लगाइए। इससे आपको जरूरी कपलिंग रेटिंग मिल जाएगी, जिससे आप सही साइज चुन सकते हैं और आखिर में बस लिमिट चेक कर लीजिए। चलिए इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। एक अयस्क यानी ओर कन्वेयर। यहां हम देख सकते हैं कि थ्योरी असल में काम कैसे करती है। हमने सिस्टम टॉर्क कैलकुलेट किया, एक सर्विस फैक्टर लगाया और फिर एक ऐसा कपलिंग चुना जिसकी रेटिंग हमारी जरूरत से बस थोड़ी सी ज्यादा हो, और यह भी पक्का कर लिया कि बोर और स्पीड लिमिट के अंदर है। लेकिन उन एप्लीकेशंस का क्या जहां स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि जहां अचानक से शॉक लोड लगता हो या फिर जहां ब्रेक्स भी लगे हों। ऐसी मुश्किल सिचुएशंस के लिए जहां अचानक झटके या ब्रेकिंग होती है, हमें एक ज्यादा डिटेल तरीके की जरूरत पड़ती है। इसे फॉर्मूला मेथड कहते हैं और ये सिस्टम के पीक टॉर्क यानी सबसे ज्यादा टॉर्क को ध्यान में रखता है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, लोड के टाइप के हिसाब से 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं, नॉन रिवर्सिंग, रिवर्सिंग और कभी कभार लगने वाला लोड। मिसाल के तौर पर अगर लोड रिवर्स हो रहा है तो आपको सिस्टम के पीक टॉर्क का 1.5 गुना इस्तेमाल करना होगा। एक मेटल बनाने वाली मिल के इस उदाहरण में सिस्टम का पीक टॉर्क 9000 Nm है। क्योंकि ये एक रिवर्सिंग सर्विस है, हम इसे 1.5 से गुणा करेंगे, जिससे हमें 13500 Nm का सिलेक्शन टॉर्क मिलता है। इस कैलकुलेशन से हम साइज 35 कपलिंग तक पहुंचते हैं। ये दिखाता है कि सही फॉर्मूला इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। और जब डायनेमिक ब्रेक एप्लीकेशंस की बात आती है तो एक बहुत जरूरी नियम याद रखिए।
हमेशा ऐसा कपलिंग चुनें जो रनिंग इंस्टॉलेशन टॉर्क के कम से कम 200% के लिए रेट किया गया हो। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, बल्कि सेफ्टी और भरोसे के लिए एक जरूरी कदम है। तो चलिए अब उन सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं जिन्हें SKF गियर कपलिंग चुनते समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये है आपकी फाइनल चेकलिस्ट। हाई पीक लोड के लिए हमेशा फॉर्मूला मेथड का इस्तेमाल करें। शाफ्ट डायमीटर, स्पीड और गैप को चेक करना कभी ना भूलें। और याद रखें, आप पैरेलल ऑफसेट के लिए सिंगल एंगेजमेंट कपलिंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। आखिर में, अगर आपको ज़्यादा टॉर्क कैपेसिटी चाहिए तो हीट ट्रीटमेंट के बारे में सोचें, लेकिन ये फैसला पहले ही करना होगा, बाद में नहीं। तो अब आप जानते हैं कि सही SKF गियर कपलिंग कैसे चुनते हैं। इस जानकारी के साथ जरा सोचिए, आप हैवी ड्यूटी पावर ट्रांसमिशन की दुनिया में क्या नया कर सकते हैं। आप कौन सी इंडस्ट्रियल चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं? SKF डिस्क कपलिंग इस काम को कितना आसान बना देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, असल दुनिया में ना दो शाफ्ट को एकदम 100% एक सीध में लाना ये लगभग नामुमकिन है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे का फर्क तो रहता ही है। तो सवाल ये है कि इस छोटे से मिसअलाइनमेंट से कैसे निपटें ताकि मशीन पर कोई बुरा असर न पड़े। जवाब सीधा सा है, SKF डिस्क कपलिंग्स। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले कि ये डिस्क कपलिंग आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करती हैं। इसके बाद सबसे जरूरी बात, अपने काम के लिए सही कपलिंग कैसे चुनें। हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, इन्हें इंस्टॉल करने का सही तरीका क्या है, और आखिर में वो ज़रूरी बातें जो हमेशा याद रखनी है। चलिए, तो सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये डिस्क कपलिंग्स हैं क्या, और इन्हें हाई टॉर्क मतलब जहां बहुत ज्यादा ताकत लगती है, उन सिस्टम्स के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है? देखिए, अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी कपलिंग है जिसमें किसी भी तरह के तेल या ग्रीस की जरूरत नहीं होती, मतलब नो ल्यूब्रिकेशन। ये बहुत ज्यादा टॉर्क को आराम से हैंडल कर सकती है, और जैसा कि हमने कहा, शाफ्ट अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो तो भी ये अपना काम परफेक्ट तरीके से करती है। अब जरा इसके फायदों पे नजर डालिए। सबसे बड़ा फायदा, कोई ल्यूब्रिकेशन नहीं चाहिए, मतलब मेंटेनेंस की टेंशन खत्म। दूसरा है जीरो बैकलैश। इसका मतलब है कि इसमें कोई प्ले या ढीलापन नहीं होता, जिससे मशीन का कंट्रोल एकदम सटीक रहता है। साथ ही ये बहुत शांत चलती हैं, हाई स्पीड पर काम कर सकती हैं, और तो और 250 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान भी झेल सकती हैं। कुल मिलाकर साइज और टॉर्क के हिसाब से ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। तो सवाल ये है कि ये काम करती कैसे हैं? मतलब ऐसा क्या है इनमें जो ये मिसअलाइनमेंट को इतनी आसानी से संभाल लेती हैं? इसका सारा राज इसके डिजाइन में छिपा है, और डिजाइन का हीरो है इसका डिस्क पैक। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये बहुत सिंपल लेकिन असरदार है। इसमें 2 हब होते हैं जो शाफ्ट पर फिट होते हैं, और इन दोनों हब के बीच में होता है स्टेनलेस स्टील की पतली पतली शीट्स का एक पैक, जिसे डिस्क पैक कहते हैं। और इन सब को एक साथ जोड़ने के लिए खास किस्म के बोल्ट्स लगे होते हैं, जिनका काम है टॉर्क को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक बिना किसी नुकसान के पहुंचाना। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। ये कपलिंग्स 2 तरह की होती हैं। पहली, सिंगल डिस्क वाली। ये सिर्फ एंगुलर मिसअलाइनमेंट संभाल सकती है, मतलब जब दोनों शाफ्ट एक दूसरे से हल्के से एंगल पर हों। लेकिन जो दूसरी टाइप है, डबल डिस्क वाली, जिसमें बीच में एक स्पेसर भी होता है, वो कमाल की है। वो एंगुलर, पैरेलल, मतलब जब शाफ्ट एक दूसरे के समानांतर लेकिन थोड़े ऊपर नीचे हों, और एक्सियल, मतलब जब शाफ्ट थोड़ा आगे पीछे खिसके, इन तीनों तरह की मिसअलाइनमेंट को एडजस्ट कर लेती है। इसी वजह से ये ज्यादातर जगहों पर इस्तेमाल होती है। बहुत बढ़िया। तो अब हम ये समझ गए हैं कि ये क्या है और काम कैसे करती है। तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर कि अपनी एप्लीकेशन के लिए सही कपलिंग चुने कैसे। इसका भी एक तरीका है। सही कपलिंग चुनना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, अपने सिस्टम का टॉर्क पता कीजिए। दूसरा, सर्विस फैक्टर चुनिए, हम बताएंगे ये क्या होता है। तीसरा, मिनिमम टॉर्क रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कीजिए। चौथा, बोर्ड साइज चेक कीजिए, और आखिर में स्पीड और डायमेंशन लिमिट्स को वेरीफाई कर लीजिए। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी स्टेप है टॉर्क कैलकुलेट करना। इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है, mt बराबर है किलोवाट गुना 9550 को rpm से भाग देने पर। यहाँ mt का मतलब है टॉर्क न्यूटन मीटर में,
किलोवाट मतलब पावर किलोवाट में और आरपीएम मतलब स्पीड यानी रोटेशंस पर मिनट। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कूलिंग टावर का फैन है। इसकी मोटर 30 किलोवाट की पावर देती है और 1440 आरपीएम की स्पीड पर घूमती है। अब इसके लिए हमें सही कपलिंग ढूंढनी है। ठीक है, तो अब हम अपने फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। 30 किलोवाट को 9950 से गुणा किया और फिर उसे 1440 से डिवाइड कर दिया। कैलकुलेशन के बाद हमें मिलता है 199 न्यूटन मीटर। यह हमारे सिस्टम का बेस टॉर्क है। अब आता है अगला स्टेप, सर्विस फैक्टर। ये क्या है? ये एक तरह का सेफ्टी मार्जिन है। हर मशीन अलग अलग तरह से चलती है, किसी में झटके ज्यादा लगते हैं, किसी में कम। तो ये फैक्टर तय करता है कि हमें कितनी एक्स्ट्रा कैपेसिटी वाली कपलिंग लेनी है। कूलिंग टावर फैन के लिए सर्विस फैक्टर है 2.0, तो हम अपने बेस टॉर्क यानी 199 Nm को 2 से गुणा कर देंगे। ये आया 398 न्यूटन मीटर। इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसी कपलिंग चाहिए जिसकी कैपेसिटी कम से कम 398 Nm तो हो। तो अब हम SKF की कैटलॉग देखेंगे। हमारी ज़रूरत है 398 Nm की। कैटलॉग में हमें टाइप PHE W4D-030 कपलिंग मिलती है जिसकी टॉर्क कैपेसिटी है 774 Nm। ये हमारी ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कपलिंग इस काम के लिए एकदम परफेक्ट और सेफ है। SKF में सिर्फ एक ही तरह की डिस्कपलिंग नहीं है, बल्कि कई सीरीज हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं 3 सबसे कॉमन सीरीज पर, W4, W6 और W8, और देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। W4 सीरीज की खासियत है कि ये सबसे ज़्यादा मिसअलाइनमेंट झेल सकती है, लगभग 1 डिग्री तक। ये जनरल कामों के लिए बेस्ट है। W6 सीरीज W4 से ज़्यादा टॉर्क हैंडल कर सकती है और जहां थोड़े झटके लगते हों वहां काम आती है। और आखिर में है W8 सीरीज, जो कि सबसे ज़्यादा टॉर्क कैपेसिटी वाली है। ये इंजन ड्राइव्स जैसी हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस के लिए बनी है। एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ सही कपलिंग चुन लेना ही काफ़ी नहीं है। ये तो बस आधा काम हुआ। अगर इंस्टॉलेशन सही तरीके से नहीं किया गया तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो आइए अब इंस्टॉलेशन की ज़रूरी बातों को समझते हैं। एक परफेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए ये कुछ स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो सारे पार्ट्स को अच्छे से साफ कर लें, फिर शाफ्ट की लंबाई वगैरह चेक कर लें। सबसे ज़रूरी काम है अलाइनमेंट चेक करना। इसके लिए डायल गेज का इस्तेमाल करें ताकि एंगुलर और पैरेलल अलाइनमेंट एकदम सही हो। इसके बाद कपलिंग को जोड़ें और बोल्ट्स को बताए गए टॉर्क पर ही कसें, न कम न ज़्यादा। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, मशीन को 1-2 घंटे चलाने के बाद अलाइनमेंट और बोल्ट टॉर्क को एक बार फिर से ज़रूर चेक करें। ये एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है। इन कपलिंग्स के साथ जो बोल्ट्स आते हैं वो खास तौर पर इन्हीं के लिए बनाए गए हैं। कभी भी उन्हें बाजार के किसी भी आम बोल्ट से बदलने की गलती ना करें। ऐसा करने से कपलिंग ढीली पड़ सकती है, उसमें इम्बैलेंस आ सकता है और नतीजा मशीन फेल हो सकती है, जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को फटाफट से समेट लेते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है। तो ये रही आपकी डिस्क कपलिंग चेकलिस्ट। पहली बात, ये हाई टॉर्क और जीरो बैकलैश के लिए बेस्ट है। दूसरी, इन्हें लुब्रिकेशन की कोई जरूरत नहीं, मतलब मेंटेनेंस का खर्चा और समय बचता है। तीसरी, सही कपलिंग चुनना एक बहुत ही आसान 5 स्टेप का प्रोसेस है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, इनकी लंबी सर्विस लाइफ के लिए सही अलाइनमेंट और कंपनी के दिए गए बोल्ट्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी जानकारी के बाद एक सवाल दिमाग में आता है ना, किसी भी पावर ट्रेन में मोटर से लेकर मशीन तक सबसे जरूरी कड़ी क्या है? कहीं वो ये कपलिंग ही तो नहीं जो पूरी ताकत को सही तरीके से आगे तक पहुंचाती है? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये SKF फ्लेक्स कपलिंग्स के बारे में देखिए, अक्सर जो टेक्निकल गाइड होती है ना, वो थोड़ी मुश्किल लगती हैं। तो आज हमारा काम है इसकी सारी जटिलताओं को हटाकर इसे एकदम आसान प्रैक्टिकल भाषा में समझना। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये मिसअलाइनमेंट की समस्या है क्या जिसे ये कपलिंग सुलझाती हैं। फिर हम कपलिंग के पुर्जे पुर्जे को देखेंगे, सही साइज कैसे चुनें ये सीखेंगे, और हाँ, इसे लगाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका भी जानेंगे। और आखिर में एक खास चीज, स्पेसर का इस्तेमाल कब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हमें इन कपलिंग्स की जरूरत ही क्यों पड़ती है?
मतलब ये इंजीनियरिंग की ऐसी कौन सी बड़ी मुश्किल को हल करती हैं जो सीधे सीधे मशीन की लाइफ और उसकी परफॉर्मेंस पर असर डालती है। सोचकर देखिए, दो शाफ्ट हैं, दोनों घूम रहे हैं, लेकिन वो एक सीधी लाइन में नहीं हैं। अब उन्हें जोड़ें तो जोड़ें कैसे? ये एक बहुत ही आम लेकिन बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर इसे ठीक से नहीं जोड़ा गया तो समझ लीजिए बेरिंग तो जाएगी ही, वाइब्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि पूरी मशीन को भारी नुकसान हो सकता है। और इसी मुश्किल का एक शानदार जवाब है SKF फ्लेक्स कपलिंग। ये सिर्फ दो शाफ्ट को जोड़ने का काम नहीं करती, असल में ये तीन बहुत ज़रूरी काम एक साथ करती है। पहला, ये मिसअलाइनमेंट को एडजस्ट कर लेती है। दूसरा, वाइब्रेशन को सोख लेती है। और तीसरा, जो अचानक झटके लगते हैं ना, उनसे भी मशीन को बचाती है। नतीजा, मशीन की लाइफ बढ़ती है और मेंटेनेंस का खर्चा भी कम होता है। तो ठीक है, अब जरा इसे अंदर से देखते हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना असरदार बनाता है? और मज़े की बात यह है कि इसकी बनावट बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। इसमें मेनली बस तीन ही चीज़ें होती हैं, दो फ्लैंज और एक टायर, बस। ये जो फ्लैंज होते हैं, ये समझिए कि कपलिंग की मजबूत पकड़ हैं। ये फॉस्फेट कोटेड मेटल के बने होते हैं जो शाफ्ट पर एकदम कसकर फिट हो जाते हैं, और ये कोटिंग इन्हें जंग से भी बचाती है। मतलब कनेक्शन हमेशा सेफ और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और अब आता है इस कपलिंग का दिल, यानी इसका टायर। सारा कमाल इसी लचीले हिस्से का है। यही वो चीज़ है जो सारी मुसीबतें अपने ऊपर ले लेती है, चाहे थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट हो या फिर वाइब्रेशन के झटके। ये टायर सब कुछ झेलकर सिस्टम को एकदम स्मूथ चलाता है, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से तो इसका नाम फ्लेक्स कपलिंग है। अब ये जो टायर है, ये दो तरह के मटीरियल में आता है। चुनाव इस बात पे डिपेंड करता है कि मशीन किस माहौल में काम करेगी। अगर टेम्परेचर नॉर्मल है, मतलब -50 से +50 डिग्री सेल्सियस के बीच, तो नेचुरल रबर सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, -15 से +70 डिग्री तक, या फिर ऐसी जगह है जहां आग लगने का या तेल ग्रीस का खतरा है, तो वहां क्लोरोप्रीन रबर इस्तेमाल होता है। ये इन मुश्किल हालात के लिए ही बना है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल काम पर। मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही कपलिंग चुने कैसे। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं, ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। सही साइज चुनने का एक सिंपल 4 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले सर्विस फैक्टर पता करेंगे, फिर डिजाइन पावर निकालेंगे, उसके बाद टेबल से कपलिंग का साइज ढूंढेंगे, और लास्ट में बोर साइज चेक करेंगे। एक एक करके देखते हैं। तो हमारा उदाहरण ये है, मान लीजिए एक 30 किलोवाट की मोटर है। ये 1440 आरपीएम पर चलती है और एक सेंट्रीफ्यूगल पंप को चलाती है, दिन में करीब 14 घंटे। तो पहला स्टेप, सर्विस फैक्टर निकालना। अब ये सर्विस फैक्टर क्या है? ये बस एक नंबर है जो बताता है कि मशीन पे लोड कितना है और वो कितने घंटे चल रही है। हमारी इस मोटर और पंप वाली एप्लीकेशन के लिए टेबल के हिसाब से सर्विस फैक्टर है 1। स्टेप नंबर 2, डिज़ाइन पावर कैलकुलेट करना। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। मोटर की पावर को सर्विस फैक्टर से गुणा कर दीजिए, तो 30 किलोवाट गुणा 1, मतलब हमारी डिज़ाइन पावर 30 किलोवाट ही रही। सिंपल। अब आता है सबसे ज़रूरी स्टेप, टेबल से सही साइज चुनना। तो हम क्या करेंगे, हम टेबल में 1440 आरपीएम वाली लाइन को देखेंगे। अब हमारी डिज़ाइन पावर थी 30 किलोवाट, तो हमें इस लाइन में 30 से ठीक बड़ी वाली वैल्यू ढूंढनी है, और वो है 37.70 किलोवाट। अब बस इस वैल्यू के कॉलम में सीधे ऊपर देखिए, और ये मिल गया हमारा कपलिंग साइज 70। तो सही कपलिंग तो हमने चुन ली, लेकिन याद रखिए, सही कपलिंग चुनना आधी लड़ाई है। उसे सही तरीके से लगाना भी उतना ही जरूरी है। अगर इंस्टॉलेशन में गड़बड़ हुई तो सारी मेहनत बेकार। तो चलिए इसके सही स्टेप्स को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला काम है फ्लैंज को शाफ्ट पर सही जगह पर लगाना, और यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है दोनों फ्लैंज के बीच का गैप, जिसे M डायमेंशन कहते हैं। ये गैप एकदम सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी से तय होता है कि टायर पर दबाव सही पड़ेगा, न कम न ज़्यादा। इससे टायर की लाइफ बढ़ जाती है। स्टेप नंबर 2, अलाइनमेंट चेक करना, और ये बहुत ज़रूरी है। एक सीधी पट्टी या स्ट्रेट एज लेकर दोनों फ्लैंज के ऊपर रखें और देखें कि वो एकदम पैरेलल हैं या नहीं। अक्सर लोग इस स्टेप को जल्दी में छोड़ देते हैं, और फिर नतीजा होता है कि कपलिंग समय से पहले खराब हो जाती है और वाइब्रेशन की समस्या शुरू हो जाती है। अब बारी है टायर फिट करने की। टायर को आराम से फ्लैंज के ऊपर चढ़ाएं। अगर ये आसानी से नहीं बैठ रहा, तो एक रबर के हथौड़े से हल्के हल्के बहुत सावधानी से चोट मार सकते हैं।
ध्यान रहे कि टायर के किनारे अपनी सही जगह पर बैठ जाएं और उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। और हमारा आखिरी स्टेप है क्लैंपिंग रिंग के स्क्रू कसना। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, सारे स्क्रू एक साथ टाइट नहीं करने, एक एक करके बारी बारी से और बराबर टॉर्क पर कसें। इससे क्या होता है कि दबाव सब तरफ बराबर लगता है और असेंबली पूरी तरह बैलेंस्ड रहती है, जो हाई स्पीड मशीनों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, एक सवाल और उठता है। मान लीजिए दो शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, इतनी कि एक स्टैंडर्ड कपलिंग वहां लग ही नहीं सकती। तब क्या किया जाए? इस सिचुएशन का हल है स्पेसर कपलिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसी असेंबली है जो ज्यादा दूरी वाले शाफ्ट्स को जोड़ने के लिए बीच में एक स्पेस भर देती है। और स्पेसर का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? मेंटेनेंस। सोचिए, किसी पंप का इम्पेलर बदलना है, स्पेसर की वजह से आपको मोटर या पंप को अपनी जगह से हिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस स्पेसर को बीच से हटाया और काम हो गया। इससे टाइम और मेहनत दोनों बचते हैं। तो अब जब पूरी बात एकदम साफ हो गई है कि ये कपलिंग कैसे काम करती है, इसे कैसे चुनते हैं और कैसे लगाते हैं, तो अब सोचने वाली बात यह है कि किसी के अपने वर्कप्लेस पर, अपने आसपास ऐसी कौन-कौन सी मशीनें हैं जिन्हें एक सही ढंग से लगाई गई फ्लेक्स कपलिंग की सुरक्षा और लचीलेपन से फायदा पहुंच सकता है। जब बात हाई टॉर्क वाले एप्लीकेशंस की हो तो पावर को एक शाफ्ट से दूसरे तक पहुंचाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आज हम एक ऐसे ही जरूरी कंपोनेंट SKF चेन कपलिंग की गहराई में उतरेंगे। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि ये कपलिंग्स हैं क्या, फिर जानेंगे कि अपने काम के लिए सही कपलिंग कैसे चुनें, एक असली उदाहरण भी देखेंगे, इसे इंस्टॉल करने का पूरा तरीका समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये सालों साल कैसे चले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये चेन कपलिंग होती क्या है और इसकी जरूरत पड़ती क्यों है? ये देखिए, ये है वो चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक पूरी तरह से इंस्टॉल की हुई SKF चेन कपलिंग। दिखने में तो काफी सिंपल है ना, लेकिन ये एक मोटर और पंप के बीच की सबसे जरूरी कड़ी है जो पक्का करती है कि पावर बिना रुके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती रहे। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसके दो सुपर पावर हैं। पहला, ये जबरदस्त टॉर्क, मतलब घूमने की बहुत ज्यादा ताकत को आसानी से ट्रांसमिट कर सकती है, और दूसरा, ये 2 डिग्री तक के मामूली मिसअलाइनमेंट को भी संभाल लेती है। मतलब अगर शाफ्ट थोड़े से टेढ़े मेढ़े भी हों तो भी अपना काम करती रहती है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये है क्या, लेकिन सवाल ये है कि अपने काम के लिए सही वाली चुने कैसे। चलिए इसकी पूरी प्रोसेस को समझते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। सबसे पहले सर्विस फैक्टर तय करना है, फिर डिजाइन पावर निकालनी है, उसके बाद टेबल से सही साइज ढूंढना है और आखिर में कुछ फाइनल चेक्स करने हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो और भी आसान हो जाएगा। थ्योरी तो ठीक है, पर असली दुनिया में ये सब कैसे काम करता है? चलिए एक असल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। तो मान लीजिए एक सिचुएशन है, हमारे पास एक 30 किलोवाट की मोटर है जो 1500 RPM पर घूम रही है और इसे एक बॉयलर फीड पंप से जोड़ना है। हमारा काम है इसके लिए एकदम सही चेन कपलिंग ढूंढना। अब सिलेक्शन में एक बहुत ही जरूरी चीज है, डिजाइन पावर। ये सिर्फ मोटर की पावर नहीं है, बल्कि ये इस बात का भी हिसाब लगाती है कि मशीन पर असल में कितना जोर पड़ने वाला है। इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, सर्विस फैक्टर को मोटर की पावर से गुणा कर दो। तो हमारे केस में बॉयलर फीड पंप के लिए सर्विस फैक्टर होता है 1.5। तो बस 30 किलोवाट को 1.5 से गुणा किया और हमें मिला 45 किलोवाट। ये वो नंबर है जो हमारी कपलिंग को कम से कम संभालना ही होगा। अब इस 45 किलोवाट का क्या करें? हम उठाते हैं पावर रेटिंग टेबल और 1500 RPM वाले कॉलम में देखते हैं। हमें बस वो पहला नंबर ढूंढना है जो 45 से बड़ा हो, और ये देखिए साइज 12-18 जिसकी रेटिंग 95.2 किलोवाट है। मिल गया, यही हमारी सही पसंद है। पर रुकिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ। हमें कुछ और चीजें भी डबल चेक करनी है। क्या इसकी स्पीड काफी है? हाँ, 3000 RPM, हमारी जरूरत से कई ज्यादा। क्या ये शाफ्ट पर फिट होगी? बिल्कुल, 62 mm का बोर काफी है। और सबसे बढ़िया बात, हमारा नया सर्विस फैक्टर 2.11 है जो बताता है कि ये कपलिंग सालों साल बिना किसी दिक्कत के चलेगी। तो हमने सही कपलिंग चुन ली। अब असली काम शुरू होता है। इसे लगाना कैसे है? चलिए अब इंस्टॉलेशन के प्रोसेस पर चलते हैं। इंस्टॉलेशन भी एक 4 स्टेप प्रोसेस है, बहुत सिंपल। सफाई,
अलाइनमेंट और फिर लुब्रिकेशन। यहाँ बस एक ही चीज याद रखनी है, प्रिसिजन, मतलब एकदम सटीक काम। तो स्टेप 1, तैयारी। किसी भी चीज को लगाने से पहले सबसे जरूरी क्या होता है? सफाई। सारे पार्ट्स को एकदम चमका देना है ताकि फिटिंग में कोई दिक्कत ना आए। एक बार सब साफ हो जाए तो हब को शाफ्ट पर लगा दिया जाता है। अब आता है सबसे नाजुक काम, अलाइनमेंट। यहाँ पर स्ट्रेट एज और कैलिपर्स की मदद से सब कुछ एकदम लाइन में किया जाता है। थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। हमें ये पक्का करना है कि मिस अलाइनमेंट बहुत ही कम हो, मतलब 1 डिग्री एंगुलर और चेन पिच के 2% ऑफसेट के अंदर। और अब आखिरी स्टेप, चेन में अच्छी तरह ग्रीस लगाकर उसे हब पर लपेट दिया जाता है और फिर ऊपर से लगता है इसका कवर, जिसमें पहले से ही ग्रीस भरा होता है। ये कवर एक शील्ड की तरह काम करता है, धूल मिट्टी बाहर और ग्रीस अंदर। यही इसकी लंबी उम्र का राज है। ठीक है, कपलिंग लग गई, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि इसे लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के कैसे चलाया जाए। इसके लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो कुछ जरूरी बातें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला, कवर लगाना कभी न भूलें, खासकर तेज स्पीड पर। दूसरा, ल्यूब्रिकेशन, ये तो इसकी जान है। तीसरा, अगर मशीन पर बहुत ज्यादा झटके लगते हैं तो हमेशा एक साइज बड़ी कपलिंग चुनें, सेफ्टी फर्स्ट। और चौथा, सफाई, जिसकी बात हमने पहले भी की थी। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि ये दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। तो पहली बात, चेन कपलिंग हाई टॉर्क के लिए बनी है और थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट झेल सकती हैं। दूसरी बात, इनको चुनना बस 4 स्टेप का खेल है। सर्विस फैक्टर, फिर डिजाइन पावर, फिर टेबल देखो और आखिर में फाइनल चेक कर लो। तीसरी बात, इंस्टॉलेशन में 3 चीजें सबसे जरूरी हैं, सफाई, अलाइनमेंट और लुब्रिकेशन। और आखिरी बात, कवर और ग्रीस, ये दोनों इसकी लंबी उम्र के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अब जब पूरी प्रक्रिया साफ है तो जरा सोचिए, इंडस्ट्री में ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जहां ये मजबूत और भरोसेमंद डिजाइन बहुत काम आ सकता है और परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है। जॉ कपलिंग के बारे में बात करने वाले हैं और देखेंगे कि इसे चुनना और लगाना कितना आसान हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी मशीनरी में एक बहुत ही आम प्रॉब्लम होती है, 2 घूमते हुए शाफ्ट को कैसे कनेक्ट किया जाए, खासकर तब जब वो एकदम एक सीध में ना हो या उनमें थोड़ी वाइब्रेशन हो। यहीं पर एंट्री होती है जॉ कपलिंग की। ये दिखने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। इसकी बनावट इतनी सीधी है कि आप यकीन नहीं करेंगे। बस 2 मेटल के हब और उनके बीच में एक लचीला सा एलिमेंट, जिसे स्पाइडर भी कहते हैं। और इस सिंप्लिसिटी के फायदे भी जबरदस्त हैं। ये सस्ता है, इसमें मेंटेनेंस का कोई झंझट नहीं और इसे लगाना बच्चों का खेल है। तो ठीक है, अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखना। तो मान लेते हैं कि हमें 300 आरपीएम पर चलने वाली 4 किलोवाट की एक मोटर को एक पंखे से जोड़ना है। चलिए देखते हैं इसके लिए सही कपलिंग कैसे चुनी जाएगी। तो सही कपलिंग चुनने के लिए ना बस ये 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले सर्विस फैक्टर और डिजाइन पावर निकालेंगे, फिर एलिमेंट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, सही साइज ढूंढेंगे और आखिर में बोर्ड साइज चेक करेंगे। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। पहला स्टेप है सर्विस फैक्टर। ये एक तरह का सेफ्टी मार्जिन होता है। अब हमारे पंखे के केस में कोई एक्स्ट्रा या अचानक से लोड तो है नहीं, इसलिए सर्विस फैक्टर होगा 1.0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डिजाइन पावर मोटर की 4 किलोवाट पावर के बराबर ही है। कैलकुलेशन की शुरुआत यहीं से होती है। ओके, तो हमें हमारा नंबर मिल गया है 4 किलोवाट। अब आता है असली काम। इस जानकारी को लेकर पावर रेटिंग टेबल में सही कपलिंग साइज खोजना। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। हम 300 आरपीएम वाली लाइन में देखेंगे। हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो 4 किलोवाट से ज्यादा हो। 3.3 किलोवाट तो कम है, लेकिन जो अगली वैल्यू है 4.7 किलोवाट वो बिल्कुल सही है। और ये वैल्यू सीधे सीधे हमें बता रही है कि कपलिंग का साइज होगा 150। तो साइज तो मिल गया 150, लेकिन रुकिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। एक आखिरी और बहुत जरूरी चेकिंग बाकी है। हमें यह पक्का करना है कि इस कपलिंग हब में हमारी मोटर और पंखे के शाफ्ट फिट होंगे भी या नहीं, जो कि 20 मिलीमीटर और 18 मिलीमीटर के हैं। और ये देखिए,
टेबल कंफर्म कर रही है कि साइज 150 की कपलिंग 18 मिलीमीटर और 20 मिलीमीटर दोनों शाफ्ट के लिए एकदम परफेक्ट है। बहुत बढ़िया, मतलब हमारा सिलेक्शन एकदम सही है। ये आखिरी जांच बहुत ही ज़रूरी होती है, इसे कभी ना भूलें। अच्छा, यहाँ एक प्रो टिप है। बात सिर्फ हब के साइज पर खत्म नहीं होती। वो जो बीच का लचीला एलिमेंट है जिसे हम स्पाइडर कह रहे थे, वो अलग अलग मटेरियल का आता है, और सही मटेरियल चुनना कपलिंग की परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। यहाँ 3 ऑप्शन है हमारे पास। नाइट्राइल जो है वो स्टैंडर्ड है, ज्यादातर कामों के लिए ठीक रहता है। यूरिथेन थोड़ी ज्यादा पावर हैंडल कर सकता है, और हाइड्रिल हेवी ड्यूटी कामों के लिए है जहां अचानक झटके लगते हैं, पर हाँ, ये मिसअलाइनमेंट ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो कुल मिलाकर ये पावर और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच का एक बैलेंस है। चलिए, हमने सही कपलिंग तो चुन ली, अब बारी है इसे फिट करने की। ये प्रोसेस बहुत सीधा है, लेकिन ध्यान रहे इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है ताकि कपलिंग बेस्ट परफॉर्मेंस दे। पहला स्टेप बहुत ही आसान है। दोनों हब को अपने अपने शाफ्ट पर लगाइए और सेट स्क्रू को कस दीजिए। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि शाफ्ट का एंड कपलिंग के अंदरूनी हिस्से से ना टकराए। इसके बाद वो जो हमारा फ्लेक्सिबल एलिमेंट यानी स्पाइडर है, उसे किसी भी एक हब के जॉज में फिट कर दीजिए। ये आराम से अपनी जगह पर बैठ जाएगा। अब बस दोनों हब को एक दूसरे के पास लाना है ताकि वो स्पाइडर के साथ इंटरलॉक हो जाएं। ये एक सिंपल सा मूवमेंट है जो पूरी कपलिंग को एक यूनिट बना देता है। कपलिंग तो जुड़ गई, पर असली काम तो अब है। ये सबसे जरूरी स्टेप है, अलाइनमेंट चेक। अगर ये सही नहीं हुआ तो समझिए सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। इस स्टेप को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। यहाँ 2 तरह की गड़बड़ हो सकती है, एंगुलर और पैरेलल मिसअलाइनमेंट। इन्हें चेक करने के लिए कोई फैंसी टूल नहीं चाहिए। एंगुलर के लिए कैलिपर्स और पैरेलल के लिए एक सीधा रूलर या स्ट्रेट एज काफी है। और ये नंबर याद रखिए, 1 डिग्री। जो एंगुलर मिसअलाइनमेंट है वो 1 डिग्री से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही छोटी सी टॉलरेंस है, इसलिए प्रिसिजन बहुत जरूरी है। और दूसरा नंबर है 0.38 मिलीमीटर। पैरेलल मिसअलाइनमेंट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इन लिमिट्स के अंदर रहते हैं तो कपलिंग सालों साल बिना किसी दिक्कत के चलेगी। तो ये था पूरा प्रोसेस, सिलेक्शन से लेकर इंस्टॉलेशन तक। चलिए अब फटाफट से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जॉ कपलिंग मैकेनिकल सिस्टम का एक बहुत ही काम का हिस्सा है। ये सस्ता है, भरोसेमंद है, और अगर सही प्रोसेस फॉलो किया जाए तो इसे सेट करना भी आसान है। ये सादगी और फंक्शन का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। ये कपलिंग हमें याद दिलाती है कि कई बार सबसे सिंपल डिजाइन ही सबसे ज्यादा भरोसेमंद होता है। जरा सोचिए, इंजीनियरिंग और डिजाइन की दुनिया में और कहां-कहां हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज समझने वाले हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सही SKF यूनिवर्सल जॉइंट कैसे चुनें। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये रहा हमारा आज का पूरा प्लान, जिससे ये जो पूरा टेक्निकल सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, वो एकदम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझना तो बनता है कि आखिर ये यूनिवर्सल जॉइंट है क्या भला, और ये इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा काम क्या है। ये उस मुश्किल को हल करता है जब आपको घूमने वाली ताकत यानी रोटेशनल फोर्स को एक एंगल पर भेजना हो, मतलब जब 2 शाफ्ट सीधी लाइन में ना हो। और आप देखें कि ये कितनी अलग अलग जगहों पर काम आते हैं। मतलब खेतों में चलने वाले ट्रैक्टर से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के कन्वेयर सिस्टम तक हर जगह इनकी जरूरत पड़ती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक सही जॉइंट चुनने के लिए सबसे पहले हमें कौन से 3 जरूरी नंबर्स पता होने चाहिए। सबसे पहला नंबर है पावर, यानी कि मोटर या इंजन से कितनी ताकत निकल रही है, और इसे हम नापते हैं किलोवाट में। दूसरा है स्पीड, मतलब शाफ्ट 1 मिनट में कितनी बार घूम रही है, जिसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट या RPM। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, वो है जॉइंट का एंगल, यानी वो कितने डिग्री पर काम करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों जरूरी इनपुट आ गए हैं। तो अब टाइम है पहले और सबसे जरूरी कैलकुलेशन का। तो यहां एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसमें हम अपने उदाहरण वाली वैल्यूज डालते हैं, यानी 3 किलोवाट पावर और 1500 RPM स्पीड। इसे कैलकुलेट करने पर हमें मिलता है 19.1 न्यूटन मीटर का बेसिक टॉर्क। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई भी जॉइंट जो 19.1 Nm झेल सकता है वो हमारे काम आ जाएगा? यहीं पर ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं।
अब जो अगला स्टेप है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वो चीज है जो तय करेगी कि जॉइंट लंबे समय तक चलेगा भी और सुरक्षित भी रहेगा। देखिए, होता क्या है कि जॉइंट का एंगल उसकी ताकत पर सीधा असर डालता है, इसलिए हमें इसे एडजस्ट करने के लिए करेक्शन फैक्टर की जरूरत पड़ती है। अब इस टेबल में एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ध्यान से देखिए। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ये फैक्टर कम होता जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जितना ज्यादा एंगल, जॉइंट उतना ही कमजोर होता जाएगा। तो हमारे उदाहरण में एंगल था 20 डिग्री, जिसके लिए फैक्टर है 0.75। अब हम अपने बेसिक टॉर्क को इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे, मतलब 19.1 को 0.75 से, और हमें जो असली जरूरी टॉर्क मिलता है वो है 24.46 न्यूटन मीटर। तो अब हमारे पास वो फाइनल नंबर है जिसकी हमें तलाश थी। अब हम पूरे भरोसे के साथ प्रोडक्ट टेबल से सही पार्ट चुन सकते हैं। अब यहां पर दो मेन ऑप्शंस होते हैं। एक है सिंगल जॉइंट, जो सिंपल एंगल के लिए बढ़िया और किफ़ायती है, और दूसरा है डबल जॉइंट, जो तब काम आता है जब शाफ्ट के बीच ज्यादा दूरी या ज्यादा कॉम्प्लेक्स अलाइनमेंट हो। तो हमारे उदाहरण के हिसाब से जहां हमें 24.46 nm की जरूरत है, उसके लिए जो सही पार्ट है वो है UJMA13। ये इस टॉर्क को आराम से हैंडल कर सकता है। तो चलिए सब कुछ समेटने के लिए इस पूरे प्रोसेस को एक आसान सी चेकलिस्ट में फिर से देख लेते हैं। ये हैं वो 4 स्टेप्स। पहला, अपने 3 जरूरी नंबर पता करें, पावर, स्पीड और एंगल। दूसरा, फॉर्मूले से बेसिक टॉर्क निकालें। तीसरा और सबसे जरूरी, एंगल करेक्शन फैक्टर से टॉर्क को एडजस्ट करें। और आखिर में उस एडजस्टेड टॉर्क के हिसाब से प्रोडक्ट टेबल से सही पार्ट चुनें। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके सही जॉइंट तो चुन लिया जाएगा, ये तो पक्का है। लेकिन यहां एक और जरूरी सवाल खड़ा होता है कि जॉइंट का कनेक्शन कैसा हो, मतलब स्क्वायर, हेक्सागोनल या कीवे वाला बोर। इनका चुनाव सिस्टम की परफॉर्मेंस पर क्या असर डालता है।